नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। कल मैंने एक एनालिसिस दिया था, स्प्लिट हाउस है उस पे। ये जो स्टालिन के बेटे का जो बयान आया है हिंदू और सनातन धर्म के ऊपर, और उसने कहा है कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, इसको इरेडिकेट कर देना चाहिए। जैसे बीमारियां होती हैं, पोलियो होता है, डेंगू होता है, इरेडिकेट कर देना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि इस बयान का सिग्निफिकेंस क्या है। अभी तक लोग इस बयान को, ज़्यादातर लोग इसी में ही समझे जा रहे थे कि इसने जो है ये क्या हिंदू विरोधी बयान दे दिया, अब तो जो है ये पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली वगैरह वगैरह। क्योंकि बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं जिनको विचारधाराओं के बारे में पता नहीं है, और वो लंबे समय से उस मीडिया से जूझ रहे हैं जिसके अंदर बैठे हुए लोगों को भी ज़्यादातर को विचारधाराओं के बारे में पता नहीं। मैंने आपको कहा था कि इस एक कदम से उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, एक बयान से बहुत कुछ गेन कर लिया। तमिलनाडु में अपनी जमीन मजबूत बना ली और शेष भारत में दलित चेतना को झंकृत कर दिया। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, आपके उदाहरण, इस चैनल के उदाहरण, इस चैनल के फेसबुक पेज के उदाहरण, और उसके जरिए आप समझिएगा कि जो मैं कह रहा था चीजें कितनी तेजी से उस दिशा में जा रही। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। जो कमेंट आए हैं, कई लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज करके अपने पारिवारिक संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने माता पिता की शिक्षा और उनके अड़ोस पड़ोस में, आजू बाजू में जिन जिन लोगों का प्रभाव उनके डीएनए में शामिल हुआ, वो सब व्यक्त किया है। और वो जब आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि ये जो टिप्पणियां आ रही हैं, इन टिप्पणियों में कितना एक्सट्रीमिज्म है। एकदम स्प्लिट हाउस है। एक तरफ बहुत सारे लोग हैं जो लगातार इस वीडियो को और इसके एनालिसिस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो वीडियो को पूरा देखे बगैर भी गाली गलौज कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वो बिंदु उठाए जिन बिंदुओं को वो समझ ही नहीं पाए, और उन्होंने उन बिंदुओं को देखा ही नहीं कि उनका उत्तर मैंने वीडियो में दिया हुआ है। एक असर उसका भी दिखाई दिया जो कल मैंने आपको बताया था कि अमित मालवीय ने किस तरह से दुष्प्रचार किया और ये कहा कि वो नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं हिंदुओं के। मिस इंटरप्रिटेशन, ओवर सिंप्लीफिकेशन, और उसके जरिए लोगों को बरगलाना। मैंने कल वीडियो में ये चीजें स्पष्ट कर दी थी। अब अगर आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो के नीचे कमेंट देखें, कल जो वीडियो था उसके नीचे कमेंट देखें, या आप फेसबुक पर कमेंट देखें, तो दो तरह के विचार हैं। एक विचार वो है जो इस वीडियो के जरिए मुझे बहुत तारीफ कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं उदयनिधि स्टालिन के बयानों से सहमत हूं, उनको एंडोर्स कर रहा हूं। दूसरी तरफ गाली देने वाले लोग हैं जिनका कहना यह है, अब वो देते ही गालियां, मतलब वो शुरू ही वहां से करते हैं, इसलिए उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मतलब वो बातचीत ही वहां से शुरू करते हैं। वो ठीक से बात कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक लंबे समय से आपके दिमाग पे जब प्रहार किया जा रहा हो तो आपकी इंटेंसिटी विचारों की बढ़ जाती है, आपके इमोशंस बढ़ जाते हैं, और इसीलिए हिंसा के रास्ते पे चल देते हैं, पीट पाट आते हैं लोगों को, जो भी करते हैं। तो वो जो दो तरह का स्प्लिट हाउस है, ये इस स्प्लिट हाउस से आपको पता चल रहा है कि ये जो स्प्लिट हाउस है इसमें जितने भी लोग कमेंट डाल रहे हैं, चाहे वो प्रो कमेंट डाल रहे हैं या एंटी कमेंट डाल रहे हैं, लोग स्टालिन के बेटे को गाली दे रहे हैं या उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन एक भाव बड़ा तगड़ा है, वो दोनों ही हिंदू धर्म के लोग हैं, या ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को त्याग चुके हैं, बौद्ध हो गए हैं, लेकिन हैं सारे के सारे हिंदू।
अब अगर आप मेरे चैनल पे जो वीडियो पे कमेंट आए हैं उनको अगर आप निकाल लें और एनालिसिस कर लें, क्योंकि इतना बांट के अलग अलग रखना फिर उसमें गिनना मुश्किल काम है, और ये लगातार अपडेट हो रहा है क्योंकि आप लोग कमेंट डाल रहे हैं, तो उसमें आपको साफ साफ एक चीज दिखाई देगी कि दोनों ही पक्ष हिंदू हैं। एक पक्ष बहुत तेजी से निकल के आके खड़ा हो गया है और वो शान से कह रहा है कि हां, स्टालिन के बेटे ने सही कहा। दूसरा पक्ष ऐसा है कि ये कह रहा है कि ये हिंदू द्रोही है वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरा पक्ष जो है वो सोशल मीडिया सेल से इन्फ्लुएंस्ड है और वो, लेकिन उसने वो हिंदू स्वाभिमान, सनातन स्वाभिमान से ज्यादा विचारधारा नहीं पढ़ी है। तो हो ये रहा है कि जो लोग समर्थन में खड़े हो गए स्टालिन की बातों के, ये वही लोग हैं जो अभी पिछले 10 साल 9 साल के प्रभाव में धीरे धीरे करके हिंदू हितरक्षक वाली लाइन पर जाने लग गए थे। ये पॉलिटिकल एनालिसिस है, इसको वहीं तक रखिएगा, सोशल एनालिसिस है। मैंने आज तक इस मामले पर अपनी राय जाहिर नहीं की है। मैं क्या सोचता हूं ये नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको विश्लेषण दे रहा हूं। तो एक बड़ा तबका, उसके कमेंट्स की संख्या आप गिन के पता लगा सकते हैं, इस बात के पक्ष में है कि उदयनिधि स्टालिन ने जो भी कहा वो सच कहा, और वो तबका, ज्यादातर तबका सामाजिक न्याय का पक्षधर तबका है, और वो तबका ये कहता है कि हिंदू धर्म को खत्म करने की या सनातन धर्म को खत्म करने की राय देने वाला स्टालिन का बेटा इसलिए सही है क्योंकि उसने सामाजिक भेदभाव पे उंगली उठाई है और कहा है कि यह धर्म सामाजिक भेदभाव की जड़ है। सामाजिक भेदभाव मतलब वो जाति का भेदभाव भी हो सकता है, वो जेंडर का भेदभाव भी हो सकता है, स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव करना, स्त्री को गुलाम बनाना, अभी कुछ नहीं तो पोशाक को लेके ही ये बताने की कोशिश करना कि जब घरों में औरतें रहती थी तो ज़्यादा अच्छी थी, कुछ नहीं तो वो अभी जो चंद्रयान गया तो कुछ वहाँ की तस्वीरें निकालनी, कुछ लड़कियाँ जो है वो महिलाएँ जो वहाँ काम करती हैं वो ग्रुप में फ़ोटो खिंचा रही हैं, इत्तेफाक से उन सब ने साड़ी पहनी हुई है। सबने लाइव देखा चंद्रयान का, सबको पता है वहाँ लोगों ने क्या क्या पहना हुआ था, सब तरह के कपड़े थे, लेकिन उसको निकाल लेना, फिर उसके बेसिस पे सीख देना कि ये देखिए मंगलसूत्र पहनती हैं, ये देखिए साड़ी पहनती हैं। तो ये जो एक सामाजिक बराबरी है, चाहे वो स्त्री पुरुष की हो, जाति के आधार पर हो, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की हो, उसके पक्ष में एक बड़ा तबका आपको इन कमेंट्स में दिखाई दे रहा है। इस तबके का अभी तक का जो विचार था वो इस तबके की सोच कहीं सोई हुई थी। वो ये बात जानता था, मानता था, लेकिन आस छोड़ चुका था। उसको लगता था कि भैया अब ये हिंदू मुसलमान की बयार में मेरी बात तो कहीं बह गई, अब तो मेरे जो नेता थे वो सब भी कहीं ईडी सीडी के चक्कर में खेत रहे, अब मैं क्या करूं, यानी मैं हिंदू हूं जी, बस यही मेरी आइडेंटिटी है। तो जो एक हिंदू, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से देखें तो जो एक हिंदू एकता थी, सभी जाति धर्मों के हिंदू एक साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते थे दलितों के साथ पीढ़े पे बैठ के खाना खा लेते थे, मोदी जी जो है वो सफाई कर्मियों के पैर धोने लगते थे, तो इस तरह की बहुत सारी प्रतीकात्मक संदेश देते थे, दलितों के साथ में एक कनेक्ट बनाने की कोशिश करते थे, और उस कनेक्ट के बीच में सामाजिक न्याय की बातें करने वाला कोई नहीं था। तो अब जो ये एक बयान ने, जो बात मैं कल भी समझा रहा था, उनको उस मोड में ला दिया है, साडा हक ऐथे रख। ठीक है भैया, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हो, तो आओ और हमको ढंग से हिंदू तो मान लो भाई, हमारे घर खाना खाने से थोड़ी होगा। कई बार तो सोशल मीडिया पे पढ़ा मैंने, होटल से खाना मंगा के कई नेता जो है वो चांदी की थालियों में उनके घर में बैठ के खा लेते थे।
कई तरह के, इस तरह के। एक नेता का तो फोटो ऐसा है, वो खाना खा रहा है, बच्चे देख रहे हैं, खाना है इसको मिल गया, मुझे कब मिलेगा भाई, ये छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, इस टाइप का भी आया। तो अब जो है सामाजिक बराबरी के मसले हरे हो गए हैं स्टालिन के बयान से। कल का मेरा एनालिसिस यही तो था, कल मैंने यही तो कहा था कि इसके जरिए जो एक सामाजिक बराबरी और सामाजिक न्याय की आवाज थी, बातें थी, उसका जो इश्यू था, मैं बिल्कुल इस पर राय नहीं दे रहा हूं कि मैं सामाजिक न्याय के पक्ष में या खिलाफ खड़ा हुआ हूं। मेरी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो सकती है, और मैं जानबूझकर उस व्यक्तिगत राय को इसलिए जाहिर नहीं कर रहा हूं कि आप दोनों में से कोई भी एक राय आज जाहिर करूंगा, दूसरा पक्ष जो है वो मेरी बैशिंग शुरू कर देगा, तो मैं आज ऐसे मौके पे क्यों राय जाहिर करूं? मैं अपने सही समय पे राय जाहिर करूंगा। लेकिन एक बात मान के चलिए कि सामाजिक न्याय को लेकर जो अंदर सोई हुई आत्मा थी ना सामाजिक न्याय की हमारे समाज के अंदर, वो जाग गई है इस आदमी के एक बयान से। और इसके जागने का मतलब यह है कि बहुत सारे इक्वेशन, पॉलिटिकल इक्वेशन, सोशल इंजीनियरिंग जो इलेक्शन में होती है, उसके लिए रास्ते खुल गए। याद कीजिए, दलित मुस्लिम यूनिटी की बात हो रही थी कि हम दोनों सताए हुए हैं, हम साथ रहेंगे, होती थी ना बात। अब वो जाग सकती है। और मैंने ये भी कहा था कि इस पे इतना इंटेंस डिस्कशन होगा, इतनी ज्यादा बातचीत होगी, इतना डिस्कशन जो है वो तेज होगा, दोनों पक्षों की भावनाएं इतनी तेज होंगी कि इस बयान को इग्नोर भी नहीं कर पाओगे आप। और आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। आज वो बयान केंद्र में है सोशल मीडिया की चर्चा के। 10,000 लोग सोशल मीडिया सेल से बैठ के भले ही ये बात कर रहे हो कि हिंदुओं के नरसंहार की बात हो रही है और उसके जरिए दोनों को एक डब्बे में रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दलित, आप सोचिए, एक बयान से कोई आदमी इस देश में इतना बड़ा विमर्श खड़ा कर सकता है। भाई आज उस आदमी, वो जो उदयनिधि स्टालिन का नाम भी नहीं जानते थे लोग इससे पहले, ईमानदारी की बात है, आप बताने जरा आप में से कितने जानते थे? और वो लड़का निकल के आया, उसके बयान देने भर से उसी हिंदू समाज के अंदर से कितने सारे लोग उस ब्राह्मणिकल व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ मुखर दिखाई दे रहे हैं इन्हीं कमेंट में। और जब ये आपस में बात करते हैं और डिस्कशन होता है, बहस होती है, तो धारणाएं मजबूत होती जाती हैं। जैसे जैसे आप बहस करते हैं आपकी धारणाएं मजबूत होती हैं, क्योंकि एक ही बात आपके दिमाग में बार बार आती है, उस पर आप बार बार सोचते हैं, तो आपके दिमाग पे वो बात हावी हो जाती है। क्यों कहते हैं? मैं तो लोगों को समझाता हूं अक्सर, बुरा वक्त हो, टेंशन हो, झगड़े हो, दिन में एक समय तय कर दीजिए, भाई इतने बजे से इतने बजे तक मैं ये टेंशन वाली बात करूंगा, उस वक्त में मैं सोच लूंगा। पूरे दिन उस पर सोचेंगे तो आप समझिए कि आपको वो पूरी जो तनाव है, टेंशन है, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, या फिर क्रोध के कारण आप किसी से बदला ले लेंगे, किसी से झगड़ लेंगे। तो इसी तरह से ये जो व्हाट्सएप में रोज जो 100 मैसेज बना के लोग भेज रहे हैं आपको, तीसरे दिन आते हैं, एक दिन टॉपिक उठता है कोई बड़ा सा हो जाएगा, जैसे मणिपुर हुआ, 1-2 दिन तो लोगों को सोचने में लग गया कैसे बचाएं कैसे बचाएं। उसके बाद में जल्दी 10,000 लोग काम में लग गए। फिर एक जवाब आया कि मणिपुर में जिस लड़की के साथ हुआ था, अच्छा हुआ, उसके साथ होना चाहिए था। ये कहा नहीं इन्होंने, लेकिन इनका जितना भी संदेश आ रहा था, वो कुकी ऐसे करते हैं, वो म्यांमार के लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं करके एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो वो पूरा एक झटके से जो काम इस उदयनिधि स्टालिन ने कर दिया, वो काम लंबे समय की राजनीति में करने की हिम्मत कोई भी मेन स्ट्रीम की जो उत्तर भारत की पार्टी नहीं कर पा रही थी। लालू यादव सामाजिक न्याय की बात करते थे, लेकिन खुल के ये बातें नहीं कर पा रहे थे। मायावती करती थी, वो भी चुप हैं। पासवान साहब करते थे, वो भी चुप थे। और हमारे मित्र जो है उदित राज जी, वो भी जो है वो कांग्रेस में, और पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस में जाने के बाद राजनीतिक व्यवस्थाओं में उलझ गए। एक ज़माने में उनकी रैलियां मायावती से भी बड़ी होती थीं, जब वो रेवेन्यू ऑफिसेज में कमिश्नर थे, इनकम टैक्स में कमिश्नर थे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें
तो एक झटके में उस साउथ के एक पॉलिटिशियन ने खड़ी कर दी है, चुनाव आने वाला है 2024 का। अगर ये खाई और बढ़ती है तो 24 में भारतीय जनता पार्टी का तगड़ा खेल खराब होने वाला है। साउथ में नहीं, साउथ में तो हो गया काम, एक बयान से ही हो गया। उत्तर में भी ये लोग दबे छिपे बोलते थे कि दलित कि हम जो जाति पे आधारित जनगणना करेंगे, हम ये करेंगे, रिजर्वेशन पे कुछ बोल देते थे हल्के से, लेकिन डर लगता था कि अगर हिंदू ब्राह्मणिकल व्यवस्था जो है, ब्राह्मणिकल व्यवस्था कहता हूं उसका मतलब ब्राह्मण जाति नहीं होती है। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा, आपने ब्राह्मण होकर ऐसा कहा, बहुत बड़ी बात है साहब, हम तो आपके आपसे बड़ा प्रभावित हुए। भैया, व्यक्ति अलग है और विचारधारा अलग है। एक दलित फ्यूडल हो सकता है, सामंती हो सकता है। हमने देखा है मायावती सोफे पे बैठती थी और अपने विधायकों को जमीन पे बिठाती थी, हो सकता है। इसी तरह से एक ब्राह्मण भी न्यायवादी हो सकता है। इस देश में जितने भी समता और समानता के आंदोलन चले, वो सब समझदार लोगों ने चलाए, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, और बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने उसमें हिस्सा लिया है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ब्राह्मणों की एक भूमिका है। तो इसको जात के नजरिए से मत देखिए, उसके पिताजी ब्राह्मण थे इसलिए वो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। जो लोग अपना सकारात्मक तरीके से समाज में बराबरी चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, अपनी पुरानी बुरी परंपराओं को बदलना चाहते हैं, खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, जिनको दहेज खराब लगता है, जिनको महंगी खर्चीली शादियां खराब लगती हैं, जिनको भोजन की बर्बादी खराब लगती है, जो औरत को पैर की जूती समझना पसंद नहीं करते हैं, वो किसी भी समाज से आ सकते हैं। जिन्होंने भी अच्छी तरीके से दुनिया को समझा, बेहतर साहित्य पढ़ा, अच्छी पढ़ाई की, उस लड़ाई में शामिल है। तो इसको भगवान के लिए जो ब्राह्मणिकल व्यवस्था की बात करते हैं हम, इसका मतलब यह है कि जो एक व्यवस्था बीच में आई थी, जिसने सम्राट अशोक के बाद का दौर है, जिसमें पूरे उनके दौर के समतावादी चीज़ों को मिटाया गया, बहुत सारा ऐसा साहित्य सृजित किया गया जिसके अंदर ऊंच नीच की बातें थीं, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गईं। जरा भी हिंट नहीं दूंगा पुस्तकों के नाम की तरफ, क्योंकि उससे भी एक भावनाएं लोगों की हो जाती हैं। और वो सोच उदयनिधि स्टालिन, एकदम नया चेहरा, हम लोग जानते ही थे। मुझे लगा कौन है ये, क्या वो कमल हसन का दामाद है, हीरो वो तो नहीं है, कोलावेरी डी वाला। कमाल है, ये होती है राजनीति। और ये आपको लग रहा कि ये विमर्श रुकेगा, ये रुकेगा नहीं, ये ऐसे ही बहेगा, ऐसे ही बढ़ेगा। इसका विरोध होगा, सख्ती से होगा, दूसरी तरफ से इसका समर्थन होगा और ताकत से होगा, और खुदा ना खास्ता एक आध टकराव हो गया तो वो ये सीधे सीधे हिंदू वोट में स्प्लिट है, हिंदूवादी वोट में। हिंदू वोट तो पहले भी स्प्लिट था, देश के सारे हिंदू थोड़े बीजेपी को वोट देते थे। तो जो हिंदूवादी वोट था, जो दंगे में फ्रंटलाइनर होता था शोषित जाति का, लेकिन लठ लेके आगे आगे चलता था, उसके अंतरात्मा को ये झकझोरेगा। अब वो इससे पूरी तरह सहमत हो जाएगा, स्टालिन एक बहुत देश में क्रांति खड़ी कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये विचार पहले से मौजूद है, अंबेडकर के जरिए और पेरियार के जरिए और दूसरी जगहों से। और वो विचार, सावित्रीबाई फुले देखिए पढ़ाने जाती थीं, उनके ऊपर कीचड़ फेंकी जाती थी। तो ये वो विचार फिर से इसके एक बयान ने पैदा किया है। और जो रिस्पॉन्स, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं, मैं अपने चैनल और अपने फेसबुक पेज पे जिस तरह के बयान आ रहे हैं उनको देख रहा हूं, एक तरफ एक्सट्रीम खिलाफ, एक तरफ एक्सट्रीम पक्ष में, लेकिन मुद्दा बड़ा है। और ये जो मुद्दा है, ये आप देखते जाइए, मेरी बात को याद रखिएगा, चुनाव पे असर डालेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसको अच्छे से मैनेज नहीं किया तो वो बड़ा नुकसान उठाएगी। और ये भी हो सकता है कि धीरे से दबी जुबान में मणिशंकर ये टाइप के लोग, दूसरे पॉलिटिशियन भी माहौल बदलता देखकर इस आवाज को रिपीट करने लगे, रिवर्ब करने लगे, उठाने लगे। ये ही विचार की पॉलिटिक्स होती है, ये ही आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स होती है, जो लोगों का दिमाग पूरी तरह से प्रभावित करती है। सिर्फ विश्लेषण है, विचार नहीं है।
नमस्कार, जय हिंद। मेंबरशिप ले लीजिए जिन्होंने नहीं ली है। जिन लोगों को लगता है कि जो है वो मुझे पैसे की जगह लट्ठ मिलने चाहिए लिखते हैं, उन लोगों को भी कम से कम पैसे तो दे ही देना चाहिए, बाद में जो देना भैया दे देना। नमस्कार, जय हिंद। सब अपने हैं। जब विचारों में मतभेद होता है लोग बहक जाते हैं, क्रोध आ जाता है, असहमतियां बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अपने हैं। उन्होंने कभी कभी मेरी पोस्ट को इससे पहले बहुत दफ़ा पे इन्हीं लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया, सपोर्ट भी किया, इसलिए मैं किसी से नफ़रत नहीं करता। आज किसी का मैसेज आया, मैंने उनको कहा लव यू। उधर से जवाब आया कि आप पक्का पप्पू के सपोर्टर हो। नमस्कार, जय हिंद।